बसंत ने कालिंदी की आंखों में झांकते हुए बेहद भावविह्वल स्वरों में उससे कहा था, कालिंदी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। वादा करता हूँ कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हारे सूने जीवन को बेइंतहा खुशियों से भर दूंगा। बोलो, अप्पू की माँ बनोगी? बसंत का यह विवाह प्रस्ताव सुनकर कालिंदी की कुछ समझ में न आया था कि वह उससे क्या कहे। क्षण भर में तनिक सोचकर उसने उससे कहा था, बसंत, थोड़ा रुक जाओ। मैं तुम्हें ना नहीं कर रही, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो अपनी पिछली अस्त व्यस्त ज़िंदगी से उभरने के लिए। अभी मेरा तलाक हुए 6 महीना ही तो बीते हैं। मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए अपनी पटरी से उतरी ज़िंदगी को ट्रैक पर लाने के लिए। ठीक है, अब मैं अपना ये प्रस्ताव फिर से ठीक 1 साल बाद दोहराऊँगा। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। थक सा गया हूँ इतने दिनों से अकेले चलते चलते। अब मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। बसंत ने कालिंदी का जवाब सुन तनिक निराशा से कहा था और फिर वह वहाँ से चला गया था। बसंत को विदा दे फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर कालिंदी बीते दिनों की खट्टी मीठी यादों के सैलाब के साथ बह निकली थी। शीतल के साथ बीते दिनों की मीठी स्मृतियां तो अंगुलियों पर गिनने लायक भर थीं। शीतल से विवाह के बाद शुरुआती 5-6 महीने ही अच्छे बीते थे। उसके बाद तो शीतल ने अपने अंदर की रिक्तता और कड़वाहट से उसकी सारी ज़िंदगी बदरंग बना दी थी और अनायास पर शीतल के साथ बिताई ज़िंदगी के बियाबान वीराने में एक बार फिर से घिर गई थी और पुराने दिनों को जीने लगी थी। शीतल बेहद असंवेदनशील, रुक्ष और झगड़ालू प्रवृत्ति का इंसान था। 5 वर्षों पहले उसका विवाह कालिंदी से हुआ था। विवाह के बाद मात्र वर्ष भर ही वह शीतल के साथ सुकून के साथ रह पाई थी। साल बीतते बीतते उसके साथ आए दिन लड़ाई होती। अपने कलह प्रिय गर्म मिजाज के चलते वह मामूली सी बातों पर कालिंदी से तुनक जाता और उस पर बेहिसाब गुस्सा करता। उसे आज तक याद है, जब उसके विवाह को मात्र वर्ष भर ही हुआ था, उसे शुरू से बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। विवाह की पहली वर्षगांठ पर वे एक बढ़िया होटल में खाना खाने गए थे। वहीं कालिंदी ने उससे कुछ झिझकते हुए पूछा था, शीतल, अब तो अपने विवाह को 1 वर्ष होने को आया है। अब हमें अपना परिवार बढ़ाने की दिशा में सोचना चाहिए। कि उसकी इस बात पर वह अप्रत्याशित रूप से आग बबूला हो गया था और उसने उससे कहा था, आज तो यह बात तुमने मुझसे कह दी, लेकिन फिर कभी यह बात मुझसे मत कहना। मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। बच्चे किसी काम के नहीं होते। इतनी मुश्किल से उन्हें पालो पोसो और फिर वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में बच्चे नहीं चाहिए, याद रखना। जिस दिन तुमने बच्चों के बारे में सोचा, उसी दिन तुम्हारे मेरे रास्ते अलग। शीतल की यह बात सुनकर वह जीते जी मर गई थी। वह स्वयं एक सुखी परिवार के 2 बच्चों में बड़ी संतान थी। उसे याद नहीं कि उसके माता पिता कभी उसके सामने ज़ोर से लड़े हों। घर में सदैव सुख शांति रहती। माता पिता के बेहद शांत सुलझे हुए व्यक्तित्व के अनुरूप वह स्वयं भी बेहद शांतिप्रिय और मैच्योर युवती थी। शीतल का क्लेशी स्वभाव देख उसने भरकस उसके साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया था। जब भी वह क्रोध के अतिरेक में उस पर चिल्लाता, वह मौन हो जाती। अपनी ओर से जानबूझकर कभी शीतल को मौका नहीं देती कि वह किसी बात पर गुस्सा करे, लेकिन अपने अशांत स्वभाव के कारण शीतल कभी संयत नहीं रहता। बहाने बहाने से उससे लड़ता। यूं ही उसके दिन घोर उद्विग्नता में बीत रहे थे। फिर विवाह से पहले से ही उसने अपने विवाहित जीवन में कम से कम 2 संतानों की कामना की थी, लेकिन शीतल की बच्चों के प्रति घोर वितृष्णा देख वह बेहद क्षुब्ध हो उठी थी। विवाह की पहली वर्षगांठ के बाद उसने एक आध बार उसे और समझाने का प्रयास किया था कि बच्चों के बिना विवाहित जीवन अर्थहीन है, बेमकसद है। लेकिन उसके बच्चों का मुद्दा उठाने पर वह बुरी तरह झुंझला उठता। उसे अपशब्द बोलने लगता। सो अब वह डर के कारण उससे बच्चों की बात ही नहीं करती, भीतर ही भीतर घुटती रहती। विवाह के पहले से उसे कविताएं लिखने का बेहद शौक़ था। कॉलेज के ज़माने में इतनी भावपूर्ण कविताएं लिखती कि उसकी सहेलियां उसे महादेवी के नाम से छेड़ा करतीं।
शीतल के साथ रहकर वह सदैव विकल रहा करती थी और घोर उद्विग्नता के इस दौर में उसके अंतर्मन का सारा संताप अक्षरों की राह बाहर निकलता। अंतःकरण का सारा विषाद उसकी कविताओं में अभिव्यक्त होता। जिंदगी के थपेड़ों की आँच से उसके लेखन में एक ऊष्मा भरी गहराई आ गई थी और देश के प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में उसकी कविताएं प्रकाशित होने लगी थीं। गाहे बगाहे शहर में होने वाले कवि सम्मेलनों से निमंत्रण आने लगे थे। शीतल को उसका यह साहित्य प्रेम फूटी आँख न सुहाता। कवि सम्मेलनों से उसका बुलावा आने पर वह चिढ़कर उसे जली कटी सुनाता, लेकिन जीवन के इस कटु मोड़ पर कविता सृजन उसे इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसकी जिजीविषा की अगन को सुलगाए रखता, उसे हिम्मत से जीने के लिए राह दिखाता। वह शहर के एक नामी गिरामी स्कूल में वरिष्ठ शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी, सो स्कूल से बचा सारा समय वह कविता लेखन में लगाती। वक्त के साथ एक सशक्त कवित्री के रूप में उसकी पहचान बन रही थी। एक बार उसे अपने ही शहर में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित आयोजकों द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन का आमंत्रण आया था। इस उपलब्धि पर वह खुशी से नाच उठी थी। उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे यूँ महसूस हो रहा था मानो वह सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। शीतल के घर आने पर जब उसने उसे इस निमंत्रण के विषय में बताया, वह क्रोध से फट पड़ा था। इन कवि सम्मेलनों में क्या रखा है? महज समय की बर्बादी के अलावा घर गृहस्थीदार औरतों को क्या आधी आधी रात तक इनके बहाने घर से बाहर रहना शोभा देता है? तुम इस कवि सम्मेलन में नहीं जाओगी। चुपचाप घर में बैठो और घर के काम करो। कालिंदी उस समय तो शीतल को गुस्से में आग बबूला देखकर चुप्पी साध गई थी, लेकिन शांत मन से इस मसले पर सोचने पर उसने निर्णय लिया था कि शीतल की इस गलत मांग के सामने वह घुटने कतई नहीं टेकेगी। काव्य रचना उसके बेरंग जीवन का एकमात्र अवलंबन था, जो उसे भरपूर खुशी और संतुष्टि देता था। इसलिए उसने सोचा था कि उसे शीतल की इस अनुचित मंशा का हर हाल में विरोध करना ही होगा। वह कवि सम्मेलन अगले ही दिन था, जो शाम के 5 बजे शुरू होने वाला था। सो वह हिम्मत जुटाकर शीतल के ऑफिस से लौटने से पहले वहाँ के लिए रवाना हो गई थी। वह शीतल के लिए एक पत्र लिखकर छोड़ गई थी। मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकती। बहुत मुश्किल से मैंने यह मुकाम पाया है, जो मैं तुम्हारी बेवजह जिद की वजह से नहीं गंवा सकती। मैं कवि सम्मेलन से करीब 12 बजे तक लौटूंगी। वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों वाली युवती थी, जो ठान लेती वह करके रहती। शीतल की गलत मांग के सामने उसने हथियार नहीं डाले थे और वह हिम्मत जुटाकर कवि सम्मेलन के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन शीतल के संभावित क्रोध के विषय में सोचकर वह पूरे वक्त तनित विकल रही थी। कवि सम्मेलन खत्म होते होते रात के 12:30 बज गए थे और इतनी देर से घर लौटते वक्त वह बेहद बेचैनी महसूस कर रही थी। शीतल का संभावित क्रोध उसे रह रहकर सहमा रहा था। घर के सामने पहुंचकर तनिक डरते हुए उसने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया था। आशा के अनुरूप पहले 10 मिनट तो शीतल ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। फिर किवाड़ खोलते ही उस पर वह अदम्य क्रोध से चिल्लाया था। रात भी वहीं बिता लेती, अभी भी घर आने की ज़रूरत क्या थी? शरीफ घरों की औरतों के ये लक्षण होते हैं क्या कि रात के 1-1 बजे तक घर के बाहर रहें? इस पर कालिंदी ने अत्यंत शांत और सधे हुए स्वरों में उसे जवाब दिया था। शीतल, बेवजह बात का बतंगड़ मत बनाओ। मुझे कोई शौक़ नहीं है बिना बात के आधी रात तक घर के बाहर रहने का, लेकिन कान खोल कर सुन लो, तुम मुझे कवि सम्मेलनों में शिरकत करने से हरगिज़ नहीं रोक सकते, किसी भी हालत में। कविता लेखन मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है और यह मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। कविता लेखन नहीं छोड़ सकती तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बीवी रात के 1-1 बजे घर लौटे। और यह कहते हुए शीतल ने उसके मुंह पर भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया था। रात के 1 बजने आए थे। इतनी रात को अपने आप को यूँ घर के बाहर खड़ा देखकर कालिंदी की आंखों में बेबसी के आंसू छलक आए थे, लेकिन तत्क्षण ही उसने कुछ सोचा था और अपनी गाड़ी में बैठ उसने उसे अपनी बुजुर्ग सहेली दिशा जी के घर की ओर मोड़ दिया था।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शीतल उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। कॉलेज के ज़माने में दिशा जी उसकी हिंदी की प्रोफेसर रह चुकी थी और उन्होंने सदैव उसे कविता लेखन के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया था। शुरू शुरू में वह जब भी कोई कविता लिखती उसे दिशा जी को दिखाती और दिशा जी उसकी कविताओं के लिए सदैव उसकी पीठ थपथपाती। वह हमेशा उससे कहती थी कि उसे सदैव अपना कविता लेखन जारी रखना चाहिए, क्योंकि वह बहुत अच्छा लिखती है और वह दिन दूर नहीं जब वह बहुत नाम कमाएगी। दिशा जी उसकी परम हितैषी थी और उन्होंने हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी प्रेरणास्पद बातों से उसका मनोबल ऊंचा किया था। वह उससे बहुत ममता करती थी और आज रात कभी सम्मेलन में वे दोनों साथ साथ ही बैठी थीं। शायद वही इस समस्या का कोई तोड़ बताएं, यह सोचते हुए उसने दिशा जी के घर की घंटी बजाई थी। उसे यूं अप्रत्याशित रूप से अपने दरवाजे पर खड़ा देख दिशा जी चौंक गई थी। फिर उन्होंने उसे बेहद अपनत्व से घर के भीतर बुलाकर अपने कमरे में बैठाया था और उससे सारी बातें पूछी थीं। वे दोनों सुबह के 5 बजे तक बातें करते रहे थे और इस बार कालिंदी ने उन्हें शीतल के बारे में एक एक बातें विस्तार से बताई थीं। उसकी बच्चों के प्रति वितृष्णा के बारे में भी खुलासा किया था। उसके स्वभाव, उसके व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं छुपाया था उनसे। और फिर उनसे पूछा था, मैम आप ही बताइए, इन परिस्थितियों में मैं क्या करूं? एक तो शीतल की बच्चों के लिए अनिच्छा ने मेरा दिन रात का सुकून छीन लिया है। अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए मेरा मन तरसता है। बच्चे के बिना मुझे अपनी ज़िंदगी बेमानी लगने लगती है। फिर भी मैंने भरकस कोशिश की है उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात को मानते हुए घर में शांति बनाए रखने की, लेकिन शीतल तो बेहद गुस्सैल, झगड़ालू और संवेदनशील बंदा है, जिसे मेरी हर बात पर आपत्ति है। वह मामूली बातों पर अपना आपा खो देता है और गुस्से में चीखने चिल्लाने लगता है। अब उसने रट लगा रखी है कि मैं कभी सम्मेलनों में नहीं जाया करूं, लेकिन मैम बर्दाश्त करने की भी हद होती है। कविता लेखन मेरा पैशन है, इसी ने मुझे आज तक इन कठिन परिस्थितियों में भी सामान्य बने रहने की ताकत दी है। मेरी जिजीविका को जिंदा रखा है। कोई और होती तो ज़िंदगी से हार मान चुकी होती। मैंने अब निश्चय किया है कि मैं उसकी ये बात कतई नहीं मानूंगी। मैंने बस घर में हर कीमत पर सुख शांति बनाए रखने के लिए आज तक उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानी है, लेकिन अब बस और नहीं। अब आप ही बताइए, क्या मैं कहीं गलत हूँ? नहीं नहीं कालिंदी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बच्चों के लिए मना कर वह तुमसे तुम्हारा मातृत्व पाने का मूलभूत अधिकार छीन रहा है, तुम्हारे साथ बेहद ज्यादती कर रहा है। तुम्हारी बातों से मुझे लगा कि शीतल तुम्हारे समक्ष इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स से ग्रस्त है। तुम इतनी सुंदर हो, जहीन हो, बुद्धिजीवी हो, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा है, लोग तुम्हें तुम्हारी क्रिएटिविटी और प्रतिभा के लिए भरपूर सम्मान देते हैं। यह बात शीतल को हजम नहीं होती। वह तुम्हारे सामने हीनता की भावना से ग्रस्त है और कुछ नहीं। और उसमें तुम्हें लेकर असुरक्षा की भावना घर कर गई है, जिसके चलते वह तुम पर हर समय रौब जमाने की कोशिश करता है, तुम पर चीखता चिल्लाता है। तुम अगर उसके साथ रहीं तो तुम्हें उसका चीखना चिल्लाना ज़िंदगी भर सहना पड़ेगा। तुम्हारा व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। अब इन परिस्थितियों में तुम्हें मजबूत होकर निर्णय लेना है कि तुम उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हो या नहीं। मेरी अपनी सोच यह है कि तुम्हें ऐसे गुस्सैल, असंवेदनशील, छिछली मानसिकता वाले, तानाशाही स्वभाव के इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं बितानी चाहिए, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को कुचलना चाहता है, जो तुम्हारी अस्मिता के लिए एक खतरा बन चुका है। उसकी वजह से तुम कभी हंसी खुशी भरा सामान्य जीवन नहीं जी पाओगी। इसके लिए तुम्हें सोचना है कि तुम उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हो या नहीं। मैम, आपकी बात तो सही है, शीतल के साथ मैं सुकून से नहीं रह पा सकती हूँ। मैं उसकी वजह से हर लम्हा परेशान रहती हूँ। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है और मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि उस जैसे इंसान के साथ मेरा कोई सार्थक भविष्य नहीं है। अब मुझे हिम्मत से काम लेना ही होगा और उससे रिश्ता तोड़कर ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी ही होगी। उसके साथ ज़िंदगी बिताना वाकई में बहुत मुश्किल है। ठीक है,
शीतल से अलग होकर तुम्हें ज़िंदगी को एक मौका और देना ही चाहिए। तुम्हें वापस शीतल के पास घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तसल्ली से यहाँ रहो जब तक तुम्हारा मन चाहे। तुम्हारा अपना घर है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ मेरे पास रहोगी। कालिंदी कुछ दिन दिशा जी के आग्रह पर उनके घर पर रही थीं। उनके घर पर वह उनके बेटे बसंत और उनके 5 वर्षीय बेटे अपू के संपर्क में आई थीं। एक ही छत के नीचे रहने पर उनका परिचय बढ़ा था। बसंत की पत्नी की मृत्यु कुछ वर्षों पहले कैंसर से हो गई थी। माँ के लाड दुलार को तरसता अपू कुछ ही दिनों में कालिंदी के बहुत नज़दीक आ गया था। कालिंदी को बच्चे बेहद पसंद थे। अपनी संतान के लिए तरसती कालिंदी अपू को पाकर अपनी परेशानियां भूलने लगी थी। वक्त के साथ बसंत से भी उसका परिचय प्रगाढ़ हुआ था। बसंत ने उन मुश्किल दिनों में कालिंदी को बरकस भावनात्मक संबल दिया था और उससे उसकी सहज मित्रता हो गई थी। दो दुखी आत्माएं एक दूसरे के सानिध्य में अपने अपने गम भूलने लगी थीं। बसंत स्वयं एक संवेदनशील, भावुक एवं साहित्य प्रेमी इंसान था। स्वयं कुछ लिखता न था, लेकिन उसे स्तरीय कविताएं और कहानियां, उपन्यास पढ़ना बेहद पसंद था। वह कालिंदी की लिखी कविताएं बेहद रुचि से पढ़ता और उन पर अपनी बेबाक राय देता। बसंत और कालिंदी का मानसिक स्तर मेल खाता था। बेहद भावुक और संवेदनशाली स्वभाव और अपने साहित्य प्रेम के चलते दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आने लगे थे और उन दोनों की बढ़ती नज़दीकियों के पीछे अपू का एक बड़ा योगदान था। कालिंदी जितने दिन दिशा जी के घर रही, अपू का बेहद ध्यान रखती, उसके खाने पीने, पढ़ाई और व्यक्तिगत ध्यान देती। अपने बच्चे के लिए त्रसित उसका मन अपू में अपनी अजन्मी संतान की प्रतिछाया देखने लगा था। अपू के प्रति कालिंदी का बेशर्त झुकाव देखते हुए बसंत के अंतर्मन में कालिंदी के प्रति अबूझ कोमल भावनाएं अंकुरित होने लगी थीं और दोनों एक दूसरे के निकट आने लगे थे। उधर उस दिन कालिंदी दिशा जी के साथ एक दिन शीतल से मिलने उसके घर गई थी और कालिंदी ने बहुत शांत और संयत भाव से शीतल से कहा था कि अब वह उसके साथ ज़िंदगी साझा नहीं करना चाहती और वह उससे तलाक लेना चाहती है। लेकिन इस बात पर शीतल दिशा जी के सामने भी क्रोध से बुरी तरह भड़क गया था और अपना आपा खोकर चिल्लाने लगा था। शीतल बोला, तुम्हें क्या दुख है मेरे पास, जो तुम औरों के घर जाकर पड़ी हो अपना अच्छा भला घर छोड़कर। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ चाहो रह सकती हो। मुझे भी तुम्हारी जैसी अड़ियल औरत के साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है, जो बेबात अपना बसा बसाया घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। तुम अलग रहना चाहती हो तो बेशक रहो, यह शौक़ भी पूरा कर लो, लेकिन याद रखना, अगर आज तुमने इस चौखट के बाहर कदम रखा तो फिर इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन कालिंदी शीतल से तलाक लेने का मानस बना चुकी थी, इसलिए वह बिना अधिक कहे सुने अपने कपड़े आदि लेकर घर से बाहर निकल आई थी। बसंत ने भागा दौड़ी करके जल्दी ही कालिंदी को अपने घर के पास ही एक फ्लैट दिलवा दिया था और जल्दी ही कालिंदी दिशा जी के घर से अपने फ्लैट में आ गई थी। दिशा जी और बसंत के सहयोग से कालिंदी ने एक अच्छे वकील से अपने और शीतल के तलाक के विषय में परामर्श लिया था और घोर मानसिक उत्पीड़न के आधार पर उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी थी। कालिंदी के माता पिता की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी एवं उसका एकमात्र भाई उसकी ज़िंदगी में कोई रुचि नहीं लेता था। वह अपने जीवन में अपने बीवी बच्चों में रमा हुआ था। इस मुश्किल घड़ी में बसंत और दिशा जी ने उसे भरपूर भावनात्मक संबल दिया था और अकेले ज़िंदगी जीने की हिम्मत बंधाई थी। उन दोनों ने कालिंदी को शीतल से तलाक लेने की भागा दौड़ी में उसका पूरा साथ दिया था और कदम कदम पर उसका हौसला बढ़ाया था। वक्त गुजरते देर न लगी थी। शीतल और कालिंदी के 1 वर्ष में अलगाव की अवधि के पश्चात शीतल और कालिंदी का तलाक हो गया था। आज उन दोनों का तलाक हुए पूरे 6 महीने होने को आए हैं। आज ही बसंत ने उसके समक्ष अपना विवाह प्रस्ताव रखा था। जब से बसंत उसे अपना प्रस्ताव देकर गया था, वह उसी के विषय में सोच रही थी और हर कोण से बसंत के व्यक्तित्व का बारीकी से विश्लेषण करने पर उसने पाया था कि वह एक शांत सरल स्वभाव का बेहद सुलझा हुआ मृदुभाषी इंसान था। उसे उसके संपर्क में आए काफ़ी वक्त हो गया था,
लेकिन उसे याद नहीं कि उसने उसे कभी ऊंची आवाज़ में बात करते देखा हो, और उसने सोचा था कि एक ऐसे शांत मृदुभाषी के इंसान के साथ ज़िंदगी निश्चित ही खुशनुमा होगी। लेकिन वह अभी मानसिक रूप से इतनी जल्दी दूसरे विवाह के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पा रही थी। शीतल ने अपने रुक्ष कठोर व्यवहार से उसे बहुत घाव दिए थे, उसकी आत्मा को लहूलुहान कर दिया था। उसे अभी थोड़ा और वक्त चाहिए था अपनी सामान्य मना स्थिति में फिर से लौट कर आने में और दूसरे विवाह का निर्णायक फैसला लेने में। अंतहीन सोच के बवंडर में गिरी कालिंदी मानसिक क्लांति का अनुभव करने लगी थी, जिससे निजात पाने के लिए उसने आंखें मूंद ली थीं। लेकिन बंद आंखों के सामने बसंत का मुस्कुराता सौम्य चेहरा आ गया था, मानो उससे कह रहा हो, घबराती क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अनचाहे ही कालिंदी सोचने लगी थी, काश तो मेरी ज़िंदगी में पहले आ गए होते तो मेरी ज़िंदगी की कहानी कुछ और ही होती। और वह सारी रात सोचती रही। अंत में उसने एक निर्णय लिया और सो गई। दिन के 9 बजे उसकी आँख खुली और उसने बसंत को अपना निर्णय बताने का फैसला किया। शाम को बसंत को मॉल में मिलने को कहा। शाम को बसंत वहाँ आया। उसके चेहरे पर एक अनजाना सा भय था कि कालिंदी कहीं उसे अपना हमसफ़र बनाने से मना ना कर दे। उसे देखकर कालिंदी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह उसका शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। यह सुनकर खुशी से बसंत उसकी ओर अपनी बाहें फैला देता है और वह उसकी बाहों में समा जाती है।